नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम एक तो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट चौथा है। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो कैलेंडर रीजनिंग में है उसका भी पार्ट चौथा है। और हिंदी में जो हमारा भाषा का टॉपिक है हम उसमें पढ़ेंगे भाषा के हिंदी भाषा के चरण। हिंदी भाषा तक पहुंचने में कितने चरणों से गुजरना। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ में देखो जो चौथा पार्ट है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का योग, जैसे मैं कहूं कि दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है 216 है। यहाँ महत्तम की बात करें, महत्तम दिया गया है 27। तो इसमें पूछा जाएगा संख्याएं बताओ। और चूंकि संख्याएं तो दो प्रकार से भी हो सकती हैं, संख्याएं तीन प्रकार से भी हो सकती हैं। तो ऐसे भी पूछा जाएगा संख्याओं के जोड़े कितने हैं। यहाँ संख्याओं के जोड़े कितने, यानी कि कितने जोड़े बनेंगे। देखो इसमें पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यहाँ योग दिया है, यहाँ गुणनफल दिया जा सकता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है, ये दिया गया है 3375। यहाँ मैं कहूँ कि महत्तम दिया गया है 15। तो यहाँ भी वही दो कंडीशन हो गई। या तो पहली कंडीशन में पूछेंगे ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर्स बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। या फिर दूसरी बात पूछी जाएगी कि संख्याएं क्या है। देखो वही दो बातें हैं, या तो जोड़े पूछे जाएंगे या संख्याएं पूछे जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि संख्याएं पूछेंगे तो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन देंगे हमें, 27 189, दो ऑप्शन, दूसरा आ गया 108 105, तीसरा ऑप्शन आ गया 100 116, ऐसे ऐसे चार ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें बगैर समय खराब करे ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका जोड़, यानी कि दोनों का जोड़ तो 216 आए और जिनका महत्तम एचसीएफ निकालेंगे तो 27 आए। तो एचसीएफ 27 और जोड़ 216, इसका मतलब है कि यदि महत्तम 27 है तो एक संख्या महत्तम वाली संख्या ही मिलेगी। यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 216 और महत्तम आएगा 27। पर ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि संख्या दो प्रकार की भी बन सकती है। जोड़े यानी कि जोड़े यदि दो है तो दो प्रकार। तो वहां हो सकता है कि दो ऑप्शन ऐसे हों जिनका महत्तम 27 और योग 216। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। यदि योगफल दिया गया है तो योगफल में तुम्हें महत्तम का भाग देना है। ठीक है, योगफल में महत्तम का भाग देना है। योगफल दिया गया है कितना, 216। महत्तम क्या दिया गया है, 27। तो इसको हम काटेंगे, 27 अट्ठा 216। अब 8 के को प्राइम नंबर सह अभाज्य जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो योगफल दिया है तो योग के जोड़े बनाएंगे। 1 और 7 8 और 3 और 5 8, यानी कि जोड़े कितने बन गए, दो जोड़े बन गए। कितने जोड़े बताएंगे हम, तो ऑप्शन मिलेगा दो जोड़े तीन जोड़े। क्योंकि 8 का जोड़ा हम भाज्य सह अभाज्य ही बनाएंगे, इसका 2 और 6 नहीं बना सकते, इसका 4 और 4 नहीं बना सकते, क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि इनका एचसीएफ महत्तम निकलता है इनका। तो ये जोड़े काउंटेबल नहीं है, तो जोड़े बताएंगे दो। और जब जोड़े सह अभाज्य होते हैं तो उन जोड़ों को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। और रेशियो में लिख सकते हैं तो ये मैंने पहली क्लास में बताया था। यदि रेशियो दिया गया है और महत्तम दिया गया है तो संख्याएं बनाने के लिए गुणा किया जाता है। 27 को 1 से गुणा करोगे, 27 एकम 27। 27 को 7 से करेंगे, 27 सत्ता 189। एक तो जोड़ा ये बन गया। दूसरा जोड़ा, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 27 ती 81। और 27 को 5 से करेंगे, 27 पंजू 135। तो दूसरा जोड़ा ये बन गया। मोटी बात यह है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम योगफल में महत्तम का भाग देंगे। तो जो भी संख्या आएगी उसका जोड़ा बनाएंगे, और वो जोड़े जो होंगे वो जोड़े सह अभाज्य होंगे।
अब तुम्हें स अभाज्य पता होना चाहिए। स अभाज्य होता क्या है? स अभाज्य वो होता है जब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटती। यहाँ 6 और 2 का बनाओगे तो 2 से कटेंगी, 4 4 का बनाओगे तो 4 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी, तो ये जोड़े काउंटेबल नहीं है। दो जोड़े और सहअभाज्य जोड़े हमेशा रेशो में होते हैं, इनको रेशो में व्यक्त कर सकते हैं। और ये मैंने बताया था कि रेशो दिया गया है और महत्तम दिया गया है, तो संख्याएं बनाने के लिए अनुपात को महत्तम से गुणा किया जाता है। एक जोड़ा पहले प्रकार का जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा महत्तम को इस जोड़े से गुणा करेंगे, 27 3 81, 27 पंजू 100, यानी कि ये दूसरा जोड़ा। यदि बाय द वे योगफल की बजाय गुणनफल दिया जाए तो ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकालेंगे कि जो गुणनफल दिया गया है, जो गुणनफल दिया गया है, तो इस गुणनफल में भाग देंगे किसका? इसमें भाग देंगे महत्तम गुणा महत्तम का भाग देंगे, महत्तम गुणा महत्तम का भाग देंगे। अब गुणनफल क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है 3375। ठीक है, 3375। महत्तम गुणा महत्तम, महत्तम क्या है हमारा? 15। 15 गुणा 15, और ये होता है 15 की पावर 3। तो 2 15 काटेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ 1 15। अच्छा, यहाँ क्या था? यहाँ योगफल था तो इसमें 8 के योग के जोड़े बनाए थे। यहाँ क्या है? गुणनफल है, तो इस 15 के गुणनफल के जोड़े बनाएंगे, 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5, ये दो जोड़े बने। ठीक है, 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। तो अब इसको भी वही रेशियो में लिख सकते हैं, 1:15 और 3:5। तो अब इसको महत्तम से गुणा करेंगे, इस 15 से करेंगे, 15 को 1 से करेंगे, 15 एकम 15, 15 को 15 से करेंगे, 15 का वर्ग 225, तो एक जोड़ा तो बन गया ये। दूसरा 15 को 3 से करेंगे, 15 3 45, और 15 किससे करेंगे? 5 से, 15 5 75। तो ये दो प्रकार के। तो मोटी बात यह है कि ये एक मेथड होता है कि जब योगफल दिया है तो सिर्फ महत्तम का भाग दो, और गुणनफल दिया है तो महत्तम की स्क्वायर का। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है, और 9 मीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कह रहा है कि छत के निचले भाग में, छत के निचले भाग में कम से कम, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? देखो, कोई कमरा है, एक कमरा है, ये कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, 900 और 2 यानी 902 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। अब इसमें क्या करना है कि छत के निचले भाग में कम से कम कितने पहले तो एक जो टाइल है इसकी लंबाई निकालेंगे, बड़ी से बड़ी टाइल की लंबाई निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी जब टाइल की लंबाई निकालेंगे, तो बड़ी से बड़ी का मतलब हमें पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 1517 और 902 का। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का एक तरीका बताया था मैं कि 1517 और 902, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं। एचसीएफ का तो मतलब ये होगा कि कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन संख्या। तो जो छोटी संख्या है इसके फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे, 2 चौका 8, 1 2 पंजू 10, 2 एकम 2। 11 से कटेगा क्योंकि 4 और 1 5, 11 का नियम हमें पता है। 11 चौका 44, 11 एकम 11। अब चूंकि महत्तम तो वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो देखो 9 और 2 11, इसमें 11 का भाग जाता है, 5 और 7 12, 1 और 1 2 10। यानी कि सबसे पहले तो ये देखो कि
अब ये 1500 जो 17 है, 902 की फैक्टर क्या क्या बने, 2 बन गया, 11 बन गया, 41 बन गया। अब इसमें ये देखो किस किस का भाग जाता है, 1517 भाई। ये तो दो, इसमें तो 2 का भाग गया, यानी कि इसमें 2 का तो नहीं जाता, 2 तो महत्व नहीं है। 11 का, 7 और 5 12, 1 और 1 2। अगर ये अंतर 11 का होता, ये तो 7 और 5 12, 1 और 1 2, 12 में 2 घटाओगे तो 10, यानी कि अंतर यदि 11 का होता तो 11 से जाता। अभी 10 है तो इसका मतलब 11 से भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसमें 41 का जाएगा। तो मोटी बात यह है कि इसमें 41 का जा रहा है, और क्योंकि 41 फैक्टर इसमें है तो इसमें भी 41, तभी तो महत्तम बनेगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया वो 41 आ गया। वो बड़ी से बड़ी टाइल की लंबाई आ गई 41 सेंटीमीटर। अब यहाँ कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी, वर्गाकार टाइल का मतलब ये है कि देखो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम। संख्या मैंने बताया था कि जब भी किसी की संख्या निकालनी है, टाइलों की संख्या निकालनी है, तो बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। बड़ी आकृति क्या है, ये बड़ी आकृति कमरा है, तो जो कमरा का क्षेत्रफल है, कमरा का जो क्षेत्रफल है, इसमें हम भाग देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल का। और टाइल कैसी लगानी है, टाइल कैसे लगानी है, वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और भुजा क्या निकाल दी हमने, 41 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, एक एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल, इसमें भाग देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो चूंकि टाइल तो वर्गाकार है, कमरा का क्षेत्रफल यानी कमरा लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, तो कमरे का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, लंबाई और गुणा चौड़ाई। और टाइल का क्षेत्रफल, टाइल वर्गाकार है, तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो गया, 41 गुणा 41। तो ये जो है ये टाइलों की संख्या है। उतारो इस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा, दे बेटा, देखो वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। गुणज का मतलब होता है 7 की टेबल में, 7 की टेबल में, यानी 7 के पहाड़े में आने वाली वह संख्या बतानी है। यदि जिसमें, जिसमें 6 9 15 18 से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर 4 शेष बचे, 4 शेष बचे, से भाग देने पर 4 शेष बचे। ये कह रहा है, देखो दो कंडीशन है इसमें। पहले तो इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन तो चूंकि हर ही क्वेश्चन में आता है, ये 4 ऑप्शन है इसमें, 74 94 184, और चौथा जो ऑप्शन है ये है 364। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, देखो अब ये कह रहा है कि दो कंडीशन है, या तो उसमें 7 का पूरा भाग जाए, या तो वह संख्या बताओ जिसमें 7 का पूरा भाग जाए, और ये कंडीशन बराबर है
या फिर उसमें 6 का 9 का 15 का 18 का भाग दें, तो यहाँ रिमाइंडर जो बचे वो 4 शेष बचे। ये दोनों कंडीशन बराबर है। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है, या तो 7 से कटे वो पूरा पूरा, या फिर इन चारों का अलग अलग जब भाग देते हैं तो सभी के साथ 4 शेष बचे। जैसे इसमें 7 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन ना नहीं हो सकता। इसमें 7 का नहीं जाएगा, 7 एकम ये भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 ये, और इसमें 7 का भाग जाएगा। तो जीडी लेवल तक, सी डी ग्रुप तक, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये सबसे बेस्ट है कि 7 का गुणनज क्या होगा, 13 का गुणनज, 9 का गुणनज, तो सीधा ऑप्शन का प्रयोग करो, टाइम हमारे पास नहीं है तो। ठीक है। यदि हमारे पास टाइम है तो यहाँ जो लास्ट वाली जो संख्या होती है, जैसे 18, तो 18 के फैक्टर बनाओगे तो 9 दूनी 18, तो तुम्हें 9 का भाग देना है, सिर्फ 9 का भाग दोगे तो वो इसका भी भाग गया, इसका भी गया। ये कंडीशन होती है कि 18 लास्ट बड़ी संख्या ले लो, तो इसका फैक्टर जब बनाओगे तो 9 दूनी 18, यानी 9 का भाग देना है हमें। 9 का इसमें 7 4 11 नहीं जाएगा, 9 और 4 13 नहीं जाएगा, 8 4 12 एक 13 नहीं जाएगा, 6 4 10 और 3 13। अब कंडीशन ये है, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, अच्छा शेष फिर 4 बचना चाहिए। तो यहाँ देखो 9 का भाग दोगे तो यहाँ 4 शेष बचता है, यहाँ 9 का भाग दोगे तो 4 शेष बचता है, यहाँ 9 का भाग दोगे तो 4 शेष बचता है, और यहाँ 9 का भाग दोगे 9 नहीं बचता ना। तो इनमें सभी में कंडीशन फिट होती है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन लगाओगे कि 7 से भाग जाने चाहिए, तो 7 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, केवल इसमें ही जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ा सा इसका तीसरा तरीका होता है। 7 का, हाँ तो कोई बात नहीं, तो पर 7 का नहीं जा रहा है ना यहाँ। भाई 7 का तो पूरा जाना चाहिए, और इनका देंगे जब 4 शेष बचना चाहिए, इसका जब 4, इसका तो पूरा ही जाना चाहिए 7 का, इसमें 7 का पूरा जा ही नहीं रहा, 7 का केवल उसमें जा रहा है। दोनों कंडीशन लगा दी ना मैंने। अब इसका तीसरा तरीका ये होता है कि 6 9 15 18, 6 9 15 और 18, सबसे पहले तो चारों संख्याओं से एक संख्या बनाएंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 90। यानी कि ये कह रहा है कि 90 को किससे गुणा करें, और उसमें शेष क्या है, 4। 4, इसमें 4 जोड़ो कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, पूरी 7 से विभाजित हो जाए। तो ये तरीका वैसे बढ़ा जाएगा, पर फिर भी चलो सीख लो। एलसीएम ले लिया, हम आ गया 90, 7 का भाग दोगे, अब हमें क्या पता भाई, एक रखेंगे, 9 एकम 9, 90 4 94, फिर 7 का भाग देख के देखेंगे, 2 रखेंगे, 90 दूनी 180, और 4 184 में 7 का देखेंगे। तो इसमें ये प्रोसीजर लंबा होगा, तो दूसरा तरीका ये होता है कि इसका एलसीएम निकाल लिया, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, यहाँ जो शेष बच गया 6। अब ये जो शेष 6 बच गया, इसको किससे गुणा करके 4 जोड़ें कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाए। देखो, एक रखोगे, 6 एकम 6 4 10 में 7 का नहीं जाता। 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16 में नहीं जाता। 3 रखेंगे, 36 18 और 4 22 में नहीं जाता। 4 रखेंगे, 6 चौका 24 और 4 28 में 7 का जाता, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 4 रखो, 90 चौका 360, और 4 जोड़ो 364, तो ये 364। ये तरीका थोड़ा सा लेंथी जाएगा, हालांकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है। उसके लिए फिर ये बेस्ट होता है। उस क्या क्वेश्चन आएगा, वह छोटे छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसमें 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 364 ऐसे निकाला है ना, ऐसे निकाला 364, तो ऐसे निकाल के फिर अंकों का जोड़ पूछा है, तो 6 3 9 और 4 13, फिर हमें ऑप्शन मिलेगा 13। उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो वो पार्टिकुलर संख्या निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे, पहले तो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, फिर इस एलसीएम में इस गुणनज वाली संख्या का भाग दोगे, भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको उसके साथ ठीक है। अच्छा,
देखो कैलेंडर में जो हमारा चौथा पार्ट है, इसमें कैलेंडर में सबसे पहले एक एक पार्ट बचा हुआ है, चौथा। लगभग तो कैलेंडर कंप्लीट हो गए 3 क्लासों में। इसमें एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि मैं कहूँ कि कल से पहले, कल से पहले मंगलवार था, कल से पहले मंगलवार था, तो कल के बाद क्या वार होगा? कल के बाद क्या वार होगा? देखो, कल से पहले मंगलवार था तो कल के बाद क्या वार होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले कोई चीज आज है, ठीक है, और आज है तो ये बीता हुआ कल हो गया, ये आने वाला कल हो गया। और कल से पहले की बात कह रहा है ये, या फिर कल के बाद की बात करेगा? तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन, कल से पहले कल से पहले ये मंगलवार था, तो कल के बाद बताना है, इस कल के बाद ये बताना है। तो कल से पहले मंगलवार था तो कल क्या था? बुधवार था। और आज कोई चीज सोच रहा है वो, तो आज क्या वार है? बृहस्पतिवार है। आने वाला कल क्या होगा? शुक्रवार होगा। और कल के बाद तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शनिवार। ठीक है। मैं कहूं कि कल से कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले यदि सोमवार था, तो कल के 4 दिन बाद क्या बार हो? क्या वार होगा? अब देखो, कल के 3 दिन पहले सोम था तो कल के 4 दिन बाद। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? कोई चीज वही है कि आज आज सोच रहा है ये बात, और ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल, और ये कह रहा है कि कल से 3 दिन पहले, 1, 2 और 3, ये बार बता रहा है, ये बार बता रहा है ये सोमवार। अब ये कह रहा है कल के 4 दिन बाद, 1, 2, 3 और 4, ये बार बताना है। ठीक है। तो हर 7 दिन बाद वही बार आता है। ये सोम है तो 7 जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी सोम ही आएगा। और ये क्या आएगा? मंगल। और ये आंसर हम क्या देंगे? बुधवार। ठीक है। देखो, मैं कहूं कि यदि किसी माह, किसी भी महीना, किसी माह की 11 जुलाई के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद यदि मंगलवार हो, तो उसी मास उसी मास की 27 तारीख को, 27 जुलाई को क्या वार होगा? क्या वार? मैं कहूं कि किसी मास की 11 जुलाई से 2 दिन बाद, 3 ही कर देता हूं, से 3 दिन बाद, से 3 दिन बाद यदि मंगल हो, तो 27 जुलाई को क्या वार होगा? 27 जुलाई को क्या वार होगा? अब सुनो, दोनों क्वेश्चन सेम लिख दिए मैंने, सिर्फ एक जगह थोड़ा सा चेंज किया है। 11 जुलाई के 3 दिन बाद और 11 जुलाई से 3 दिन बाद, सिर्फ के और सी का अंतर है और कुछ अंतर नहीं। तो के यदि आता है तो ये जो 3 दिन है इसमें ये 11 जुलाई शामिल नहीं है। और से यदि आता है तो 11 जुलाई से, यानी 11 जुलाई भी इंक्लूड है उसमें। एक तो मैं कहूं एक तो मैं कहूं कि 11 जुलाई, 11 जुलाई के कहूं मैं, या मैं कहूं 11 जुलाई से। तो सीधी सी बात यह है, से मानी ये चीज है इसमें शामिल है,
और के मानी इसमें शामिल नहीं। के मानी कोन्या से मानी से, के मानी कोन्या से मानी से, के कोन्या, के कोन्या ये 3 दिन। देखो 11 जुलाई, 11 जुलाई के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद, 11 के 3 दिन बाद, यानी कि 12, 13 और 14। कितने दिनों ले लिए मैंने? ये 3 दिन ले लिए। के बाद, बाद का मतलब है, बाद का मतलब है कि ये जो मंगलवार है 15 जुलाई का है, इसका मतलब ये हो। और फिर 15 जुलाई का बार हमें पता है, तो 27 का हर 7 दिन बाद वही बार आएगा। 15 और 7 22 और 7 29। ठीक है, 29 से पीछा जाओ। 11 जुलाई से 3 दिन बाद, से 3 दिन बाद, यानी कि से का मतलब से या चीज, यानी शामिल है 11 जुलाई में। तो 11 जुलाई तो शामिल है ही, 3 दिन कैसे लोगे? 11, 12 और 13। बाद का मतलब है कि ये जो मंगल है कितनी तारीख का आएगा? 14। समझ में आ गया? से मानी से और के मानी कौन, ये शामिल है या कौन। के आए तो इसको काउंट नहीं करना है, और से आए तो इसको शामिल। देखो हिंदी भाषा के चरण, हिंदी भाषा के चरण, सबसे पहले हिंदी भाषा के कितने चरण हैं? तो तुम्हें बताना है हिंदी भाषा के 5 चरण हैं। हिंदी भाषा तक पहुंचने में कितने चरणों से गुजरना पड़ा? तो 5 चरणों से। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसमें जिसमें वेदों की रचना हुई। जितने भी हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनमें सब में वैदिक संस्कृत में उनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ठीक है, जितने भी प्रकार के वो शास्त्र रचे गए थे, जो वेद रचे गए थे, वो वैदिक संस्कृत में। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसमें समय भी है लेकिन समय में मतभेद है। लौकिक संस्कृत, इसमें महाकाव्यों की रचना हुई। महाकाव्य कह सकते हो, महाकाव्य कौन से हो गए? रामायण हो गई, गीता हो गई, ठीक है, और महाभारत हो गई। उसके बाद में अष्टाध्यायी की रचना भी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो संस्कृत का जो जनक था पाणिनि, उसने रची थी अष्टाध्यायी देववाणी। तो इसमें लौकिक संस्कृत। रामायण, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास। रामायण में 24,000 श्लोक है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसको जय संहिता कहा जाता है, शस्त्र सहस्त्री कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत तीसरा चरण है। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। पाली, पाली का अर्थ है, पाली का जो शाब्दिक अर्थ है बुद्ध वचन। तो बुद्ध वचन जो है, बुद्ध वचन है, ये पाली का अर्थ है। महात्मा बुद्ध की भाषा पाली। प्राकृत, महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत। प्राक पूर्व कृतम, पहले से बनी हुई जो है, संस्कृत की जो उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। ठीक है, तो प्राकृत जैन धर्म की भाषा हो गई। चौथा जो चरण आता है वो अपभ्रंश, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। अपभ्रंश यानी कि संधिकालीन भाषा, यानी कि पुरानी हिंदी। अपभ्रंश के 7 रूप बताए थे, शोरशैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैशाची, तो अपभ्रंश। और 5वें नंबर पे आती है भिन्न भिन्न बोलियां। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो ये भिन्न भिन्न बोलियां। इनके बाद में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया, अनुच्छेद 343 में भाग 17 में, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। तो हिंदी भाषा के टोटल 5 चरण है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल नई क्लास में। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।